सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू बैक माय चैनल आनंद कुमार हाजीपुर वाला। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में वायसराय की नियुक्तियां ब्रिटिश सरकार अपना हिंदुस्तान में कर रही थी, और आज के क्लास में भी पढ़ेंगे लॉर्ड इरविन के बारे में, और ये भी देखेंगे कि लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय कब बने, कब से कब तक ये सेवा दिए, और इनके शासनकाल में कौन कौन सा ऐसा काम हुआ जिसके कारण आज हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है। तो बिना समय गंवाए हम लोग बोर्ड पर ध्यान लगाते हैं, और जिन लोगों को भी कहीं पर कोई परेशानी हो तो आप लोग बिना घबराए, बिना परेशान हुए आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जनाब ये आपका राइट है। चलते हैं तो देखते हैं। देखो लिखा हमने लॉर्ड इरविन, इनकी शासनकाल है 1926 से 1931, यानी 5 वर्षों तक हिंदुस्तान में वायसराय के पद पर रहे। अब देखना यह है कि इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं साइमन कमीशन। अब देखो ये साइमन कमीशन है क्या, ये हिंदुस्तान क्यों आया, इसमें कितने सदस्य थे। सबसे पहले अगर इस पर ध्यान लगाते हैं तो पता चलता है कि साइमन कमीशन, कमीशन का मतलब होता है आयोग, यानी साइमन कमीशन का भारत में एंट्री होती है 3 फरवरी 1928 को, और ये साइमन कमीशन पहुंचता है कहां पर, बंबई में। कहां पहुंचा, बंबई में। अब देखो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर साइमन कमीशन नाम क्यों पड़ा। तो कहता है कि सर जॉन साइमन, नाम भी लिखते हैं सर जॉन साइमन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी हुआ, और इसी की देख रेख में, इसी की अध्यक्षता में साइमन कमीशन बना, जिसमें 7 ब्रिटिश पार्लियामेंट के 7 ब्रिटिश सदस्य शामिल थे। यानी साइमन कमीशन में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7, और साइमन कमीशन का मेन जो अध्यक्ष था उसका नाम था सर जॉन साइमन। अब देखिए हिंदुस्तान में आ चुके हैं 3 फरवरी 1928 को। 1928 को जैसे ही इनकी एंट्री होती है बंबई में, इनका कड़ा विरोध होता है, एक नारा लगाई जाती है, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। अब इतना भयंकर नारा लगा कि साइमन का मुंह दही चूरा हो गया, यानी ये काफी परेशान हो गया। कहां पर विरोध हुआ, बंबई में। किसका विरोध हुआ था, साइमन कमीशन का। एक व्यक्ति है यूसुफ मेहर अली, नाम भी लिख देते हैं यूसुफ मेहर अली। हाँ जी, मुस्लिम साहब हैं, मौलवी साहब। हाँ, यूसुफ मेहर अली ने ही नारा लगाया था साइमन वापस जाओ। कहां पे गूंजने लगा नारा, बंबई में। अब देखिए साइमन कमीशन हिंदुस्तान में क्यों आया था, आप लोग तो पूछते ही नहीं हैं। एक कहावत नहीं सुने हैं कि लोगों ने तो पूछ पूछ के बुरा हाल कर दिया, और एक आप हैं जो कुछ पूछते ही नहीं है, एकदम गाय की तरह मुड़ी लटकाए रहते हैं, यस सर यस सर यस सर करते रहते हैं। कैसे काम चलेगा, नाम रखते हैं ललन, काम कुछ नहीं है। अब देखो साइमन कमीशन हमारा हिंदुस्तान क्यों आया था। ऐसा कहा जाता है कि साइमन कमीशन हमारा जो हिंदुस्तान आया था, आने के पीछे एक ही कारण था कि सरकारी प्रशासन की जांच करना। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अपना जो हिंदुस्तान में ये साइमन कमीशन आया था, तो भारत में सरकारी प्रशासन की जांच करने हेतु साइमन कमीशन का गठन किया गया, और ब्रिटिश सरकार ने अपने हिंदुस्तान में भेजा, जिसका कड़ाई से विरोध कहां के लोगों ने किया था, बंबई के लोगों ने किया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ बंबई में ही इसका विरोध हुआ, बल्कि हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ला, हर चौराहा पर साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध
एक तो बंबई और दूसरा है लाहौर। नाम क्या है? लाहौर। अब देखो ये लाहौर जो हमारा है ना, ये रावी नदी के तट पर बसा है और ये लाहौर कभी हिंदुस्तान का हुआ करता था, लेकिन देश विभाजन के बाद क्या हो गई, ये हमारा लाहौर पाकिस्तान चला गया और लाहौर में ही साइमन कमीशन का विरोध करते हुए एक व्यक्ति को देखा गया था। उस व्यक्ति का नाम था लाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय। नाम क्या है? लाला लाजपत राय। यानी कहने का मतलब यह है कि आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि लाल, बाल और पाल किसे कहा गया? तो लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जनाब जी। एक कहावतें सुने हैं कि अजी प्यार की शुरुआत है तू रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो पढ़ना अभी शुरू किए हैं। प्यार में पड़ा इंसान एकदम निकम्मा हो जाता है। ना विश्वास होता, कभी गांव घर टोला मोहल्ला में देख लीजिए, एकदम गंडा के तर में घुसल रहेगा, एकदम सुसुआ करके बतियाएगा, हेलो फुलेश्वरी का पगला, चल देख इधर। अब देखो नाम क्या है? लाहौर। लाहौर हमारा रावी नदी के तट पर बसा है और एक व्यक्ति है जिसका नाम है लाला लाजपत राय। देखो इनको पंजाब केसरी के नाम से भी याद किया जाता है। पंजाब का शेर इनको कहा गया था, टाइगर कहा गया था। किसको? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय ने लाहौर में किसका विरोध किया? साइमन कमीशन का। जैसे बंबई में विरोध हुआ था, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। अब देखो लाला लाजपत राय नाम के जो व्यक्ति है ना, अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो ऐसा पता चलता है कि इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी। किसका जन्म हुआ था? लाला लाजपत राय का 1865 में। अब देखो, अरे इंसान जन्म लेगा तो मरेगा ही ना, एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कभी झुठलाया नहीं जा सकता। जो आया है उसको एक न एक दिन जाना पड़ेगा। ये किराए का क्या है? मकान है, ये जिंदगी है, एक न एक दिन छोड़ के जाना ही पड़ेगा बाबू, चिंता नहीं करो। अब देखो ये नाम है लाला लाजपत राय और लाहौर में इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। लेकिन इसी बीच एक अंग्रेज हैं, वो ऑफिसर हैं एडमिनिस्ट्रेशन विभाग का, ये एसपी साहब है। एसपी को बोलते सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी पुलिस अधीक्षक। जेम्स ए स्कॉट नाम भी लिख देते हैं, जेम्स ए स्कॉट। इन्होंने क्या कर दिया? डंडा चलाने का आदेश दे दिया और इतना डंडा बरसाया गया, इतना डंडा बरसाया गया कि जितने भी क्रांतिकारी नेता थे उन लोगों का छक्का छुड़ा दिया गया। और इसी बीच में एक ऐसा डंडा प्रहार किया गया जो बीचों बीच किनके सर पर लग गया? लाला लाजपत राय के सर पर लग गया और बेचारे दर्द से कहरते कहरते उसी लाठी की चोट से इनका क्या हो गया? निधन हो गया। निधन कब हुआ था? 17 नवंबर 1928 को शेरे पंजाब कहे जाने वाले पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का क्या हो गया? निधन हो गया। लेकिन ये कोई आम बात नहीं थी, कोई आम घटना नहीं थी। अब हुआ इसका नतीजा ये कि आनन फानन में बहुत सारे लोगों ने इनके मौत का बदला लेने के लिए क्या कर दिया? सोचा कि जिसने मारा है उसी को मौत के घाट उतार देंगे। और इसमें 3 व्यक्ति का नाम आता है। एक व्यक्ति है राजगुरु, दूसरा का नाम है सुखदेव और तीसरे व्यक्ति का नाम है भगत सिंह। यानी तीनों ने मिलकर के लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए क्या कर दिए? एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है जॉन, लिख भी देता हूं, नहीं तीनों का नाम नहीं लिखेंगे, आप लोगों को तो पता हो गया ना। तीनों को हाँ देखो, उस व्यक्ति का नाम था, अच्छा ब्लू एस कैसे लिखते हैं, चलो नाम है जॉन सैंडर्स। देखो ये जॉन सैंडर्स एक पुलिस अधिकारी था, लेकिन जूनियर पुलिस था।
अब इसका नतीजा क्या हुआ, तीनों ने मिलकर के, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव ने मिलकर इनको गोली मार दिया। लेकिन ऐसा कहा गया कि गोली मारना था एस्कॉर्ट को और गोली लग गई किसको, जॉन सैंडर्स को। और इसी बीच अंग्रेजों ने एक फरमान जारी कर दिया, जिसने भी ऑफिसर की हत्या किया है, गोली मारा है, उसको पकड़ो और पकड़ के उसको फांसी पर लटका दो। अब देखिए, ये भगत सिंह नाम, जिनको भगत सिंह को कहा जाता है शहीदे आजम, ये भगत सिंह नाम के जो व्यक्ति थे ना, ये बहुत ही नौजवान थे। ये मात्र 23 साल की अवस्था में ही इनको फांसी की सजा हो गई, फांसी पर झूल गए, लटक गए। किसके मारने के जुर्म में, जॉन सैंडर्स के मारने के जुर्म में। 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में इस बाबू साहब का क्या हो गया, हमेशा के लिए कहानी खत्म हो गया। मरने वाले व्यक्ति कौन थे, भगत सिंह। लेकिन एक साल के बीतने के उपरांत 1929 में क्या हो गया, चरमपंथियों के द्वारा क्या कर दिया गया था, दिल्ली के असेंबली में बम फेंका गया था। किसका बदला लेने के लिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में चरमपंथियों के द्वारा क्या कर दिया गया, बम फेंक दिया गया। यहीं पर यह कहानी खत्म नहीं होती है, थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये जो लॉर्ड इरविन साहब है, इनके शासनकाल में और भी कुछ घटनाएं होती हैं। देखो, घटना पर अगर चर्चा परिचर्चा करते हैं तो पता चलता है कि 1929 में ही लाहौर षड्यंत्र में क्या कर दिया गया, एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया, उनका नाम जद किया गया। उस व्यक्ति का नाम था जतिन दास। नाम क्या है रे बुआ, जतिन दास। इनको कहते हैं, दूसरा नाम है जतीन्द्र नाथ दास। कौन नाथ दास, जतीन्द्र नाथ दास, यानी जतिन दास को ही जतीन्द्र नाथ दास कह दिया गया। और लाहौर षड्यंत्र में इनको दोषी करार मानते हुए 1929 में इनको जेल में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन जैसे ही इनको बंद किया गया जतिन दास को, तो इन्होंने देखा कि राजनीतिक कैदियों के साथ ये अंग्रेज बड़ा ही मिसबिहेव, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इसी कारण से उन्होंने क्या कर दिया, जेल में भूख हड़ताल कर दिया। और 1-2 दिनों तक नहीं, बल्कि ये भूखे प्यासे करीब 63 दिनों तक रहे। कहीं कहीं 64 दिन भी लिख देता है, यानी 63 दिन के भूख हड़ताल के उपरांत ये जतिन दास क्या हो गए, ये दुनिया को छोड़कर अलविदा हो गए। यानी अंग्रेजों की जो नीति थी ना, ये बहुत क्रूरता पूर्ण था। यानी थोड़ा भी हम लोगों को इंसान समझता नहीं था। इंसान तो था, लेकिन उसके दिल में इंसानियत नाम का कोई चीज नहीं था। देखिए, इंसान होना अच्छी बात है, लेकिन इंसान होने के बावजूद भी आपके दिल में अगर इंसानियत नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इंसान होके भी आप पशु के समान हैं। इसलिए हमदर्दी हर लोगों को एक दूसरे के दिल में दूसरे के लिए होनी चाहिए। हमेशा ये बात याद रखो, कर भला तो हो भला, नहीं करोगे नहीं होगा। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब देखो, थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक कहावत सुने ना कि छोटे छोटे कदमों से ही बड़े रास्ते को तय किया जाता है। मंजिल पर पहुंचने के लिए छोटे छोटे कदमों को चला करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। अब देखिए, 1929 में ही INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ, लाहौर में हुआ। और लाहौर में सर्वसम्मति से अध्यक्ष का पद किनको मिला, नेहरू को मिला। नेहरू समझते हैं ना, नेहरू चाचा जिंदाबाद। 14 नवंबर को मनाते हैं हम लोग बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे।
अब देखिए लाहौर हमारा रावी नदी के तट पर है, यानी 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में, अध्यक्षता किए नेहरू जी, और इन्होंने इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, कौन स्वराज, पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं। करने वाले व्यक्ति कौन है, नेहरू जी। ये हमारे देश के क्या बनते हैं, पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। और 27 मई 1964 का वो बुरा दिन था जिस दिन नेहरू जी का क्या हो गया था, निधन हो गया था। इतना में किसी को कोई परेशानी नहीं, परेशानी। चलो आगे। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है अब हिंदुस्तान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इन्होंने क्या कर दिया, एक आंदोलन चलाया, उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। अब देखो, अब कहता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था 12 मार्च 1930 को, और इन्होंने क्या कर दिया, अपने 78 फॉलोअर्स, कहीं कहीं 79 भी लिखता है, 78 फॉलोअर्स के साथ में, अपने अनुयायी के साथ में साबरमती आश्रम से एक झुंड बना करके निकला। किस लिए, नमक कानून का विरोध करने के लिए, नमक कानून का विरोध नहीं, नमक कानून को तोड़ने को लेकर के इन्होंने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से निकलना, साबरमती आश्रम से गांधी जी निकले, और ये चलते चलते 24 दिनों के उपरांत ये पहुंचते हैं कब, 6 अप्रैल 1930 को अहमदाबाद पहुंचते हैं और अपने हाथों से नमक बनाते हैं। नमक कानून का उल्लंघन किया, नमक कानून को तोड़ा और ईंट का जवाब अंग्रेजों को पत्थर से दिया। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। एक गाना भी निकला है कि साबरमती की आश्रम से तूने कर दिया कमाल। कमाल किसने दिखा दिया था, गांधी जी ने। लेकिन इस बार भी देखिए एक छोटी सी चूक हो गई और अंग्रेजों ने क्या किया था, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया था। यह गोलमेज सम्मेलन 3 बार आयोजित हुआ, 1930, 1931 और 1932। गांधी जी जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया, इसी बीच इरविन ने क्या किया, गांधी को बुलाया और बुलाने के उपरांत कहा कि हम दोनों मिल करके समस्या का समाधान भी कर सकते हैं, जिससे कि कल के डेट में किसी भी भारतीयों को कोई परेशानी नहीं होगी। आप आइए, आपका जो मांग है हम पूरा करेंगे। और इसी बीच दोनों के बीच में क्या हो गया, 5 मार्च 1931 को, कब, 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता, इसी को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना गया। देखिए समझौता कराने का मुख्य उद्देश्य था सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करवाना, यानी रोक देना। गांधी को कहा कि सुनिए, आप चलिए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन, और गांधी जी से काफी ये अंग्रेज रिक्वेस्ट किया, जिसके बाद गांधी जी 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए, लंदन गए थे, राजपूताना नामक जहाज से। कौन गया था, गांधी जी। लेकिन 3 बार हुआ था, 1930 में हुआ था, लेकिन कांग्रेस के तरफ से कोई भी लोग शामिल उसमें नहीं हुआ, हिस्सेदारी नहीं लिया, जिसके बाद ये अंग्रेजों को लग गया कि बिना कांग्रेस पार्टी के रहे
यह अधिवेशन हमारा जो चल रहा है गोलमेज सम्मेलन, ये चलने उलने वाला नहीं है। एक कहावत सुने हैं ना, माना कि खंजर जरूरी है हिफाजत के लिए, माना कि खंजर जरूरी है हिफाजत के लिए, तुम दुआओं का आसरा लेके निकलो, माना कि तुम्हारी माँ नहीं है जिंदा तो पड़ोसी की माँ से दुआ लेके निकलो। यानी जब भी कभी निकलिए तो आप अपने माँ से दुआ लेके निकलिए। अगर आपकी अपनी माँ नहीं है तो जो चाची है उनसे भी आशीर्वाद लीजिए, तो ही जीवन में सफलता मिलेगा, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगा। अब देखिए, ये गांधी इरविन समझौता हो गया। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन पहुंचे, लेकिन गांधी जी का एक भी बातों को सुना न गया और गांधी जी को उल्टे क्या कर दिया गया, अपमानित किया गया। जिसके बाद गांधी को एहसास हो गया कि बिना आंदोलन का अंग्रेज जाएगा नहीं, और जब तक आंदोलन करेंगे नहीं तब तक हमको सफलता मिलेगा नहीं। और इसी बात को लेकर गांधी जी क्या कर दिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन तो हुआ लेकिन कोई निष्कर्ष न निकला। गांधी जी बैक टू पवेलियन, अपने देश में आए। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र के तट पर हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में एक आशा, एक अरमान भरी निगाहों लिए, निगाहों से टुकुर टुकुर सारे लोग देख रहे थे गांधी की राह को। और इसी बीच गांधी आते हैं और गांधी क्या करते हैं, घुटना टेक देते हैं। गांधी जी रोने लगते हैं और गांधी जी रोते रोते कहते हैं कि मैंने अंग्रेजों के सामने घुटना नहीं टेका और अपने भारत देश का बट्टा लगने नहीं दिया। यानी फिर से हिंदुस्तान में चलेगा सबने अवज्ञा आंदोलन। ये दूसरी बार सबने अवज्ञा आंदोलन तो चली, लेकिन इस आंदोलन का मजा पहले जैसा न रहा और ये दूसरी बार आंदोलन चल के क्या हो गया, पुनः रुक गया। और इस तरह से क्या हो गई, अंग्रेजों ने हम लोगों को ठगने का एक बार नहीं बल्कि कई बार काम किया था। और हम इंसान टुकुर टुकुर उसके सारे नीति को, पॉलिसी को समझ ले रहे थे, लेकिन समझने के बाद भी हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम लोग उसके हाथों की क्या थी, कठपुतली थे। यानी कठपुतली समझते हैं ना कि जैसे नचा वैसा ही नचेगा। लेकिन मजबूरी हमारी ये थी क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग चापलूस थे अंग्रेजों के, और अंग्रेजों के कहे हुए बातों को सुनते थे और उनको इस चीज के लिए क्या मिलता था, पैसा मिलता था। और इसी कारण से अंग्रेजों की हिंदुस्तान में जीत हुई और हिंदुस्तान की हार हो गई। हम हिस्ट्री में पढ़े थे तो आपको बताए थे ना, आपको हमने बताया था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन कभी न होता अगर मीर जाफर जैसा गद्दार हिंदुस्तान में न होता। तो कुछ गद्दारों के कारण अपना हिंदुस्तान क्या हो गया, 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रह गया। देखो, ये थी कहानी हमारी लॉर्ड इरविन की। और ये लॉर्ड इरविन के शासन काल में इतना सारा काम हुआ था, इतना ज्यादा ये चीज हुआ था, और किसी को नहीं, बस इतना ही, इतना कोई कम थोड़े ना बाबू। नाउ एंड नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। चौधरी रहमत अली, हाँ, पुस्तक है उनकी, और इन्होंने ही सबसे पहले पाकिस्तान शब्द गढ़ा था। चौधरी रहमत अली ने, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्या थे, छात्र थे। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ है, लंदन में है। और लंदन हमारा टेम्स नदी के तट पर बसा है। और यहाँ का राष्ट्रीय फूल का नाम है गुलाब। नाम क्या है, गुलाब। कहावत नहीं सुने, फूल है गुलाब का सुगंध लेते जाइए। आज सवाल है हमारा, जवाब देते जाइए। बस आज इतना ही रहने दिया जाए छोटू, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।